एक गांव में सरोजा और अनामिका, सासू माँ और बहू रानी रहती थी। वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। अगर किसी छोटी चीज के लिए दोनों के बीच अनबन होती थी तो वो हंसी मजाक में होती थी। ऐसे ही उन्हें एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करना पसंद था। एक दिन अनामिका सोफे पर बैठी थी और पबजी गेम खेल रही थी। पीछे देखो, मारो उसे, वो आ रहा है। वो मोबाइल में खेलने के दौरान इधर से उधर हिल हिल के खेल रही थी। इस बीच वहाँ पर सरोजा आ गई। अरे सुबह सुबह तुम गेम खेलना शुरू कर दी हो, जैसे कि तुम्हें पता नहीं घर का काम है। मुझे इसे कैसे भी रोकना होगा। सरोजा इस तरह से सोचने लगी। फिर वो अपने कमरे में गई और अपना मोबाइल उठाई। हाँ, अगर मैं अभी उसके फोन पे फोन करूं तो खेल ही बिगड़ जाएगा। इस तरह से सोची और अपनी बहू रानी के नंबर पे फोन लगा दी। अनामिका बहुत ही गंभीरता से खेल रही थी। इस बीच फोन की घंटी बजने लगी और खेल वहीं पे रुक गया। हे भगवान, अभी किसने फोन कर दिया? मैं खेल जीती जाती बस। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, उसने डिस्प्ले में देखा सासू माँ का नंबर। उसने अपना सर उठाया और देखा सासू माँ उसके सामने खड़ी है और डांस कर रही है। सासू माँ, क्या आपके पास और कोई काम नहीं है? क्या मुझे शांति से खेलने भी नहीं देंगी? अच्छा, सुबह सुबह क्यों खेल रही हो? घर का काम काज नहीं करके तुम बैठ बैठ के गेम खेलोगी? जाओ जाकर काम करो। आप हमेशा ऐसा ही करती है, हमेशा परेशान करती है। चलिए काम करते हैं। फिर वो दोनों काम के लिए चले गए। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन सरोजा नहाने के लिए तैयार हो रही थी। अनामिका, नहाने जा रही हूँ। तुम्हारे पास सर धोने के साबुन है तो देना मुझे। रुकिए, मेरे कमरे में है, अभी लेके आती हूँ। ये कहकर अनामिका अपने कमरे में गई। अच्छा मौका है, आज सासू माँ के पीछे मैं जरूर लगूंगी। इस तरह से उसने सोचा। फिर उस साबुन के लिक्विड में उसने थोड़े से पाउडर मिला दिए ताकि उससे खुजली हो, और जाकर अपनी सासू माँ को दे दी। वो लेकर सरोजा नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद सरोजा नहाकर बाहर निकल आई और उसके बाद उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और वो चिल्लाने लगी। हे भगवान, ये खुजली क्यों हो रही है? क्या होगा अब? अरे अनामिका, एक बार इधर आना। सरोजा इस तरह बुलाने लगी। फिर अनामिका वहां पर आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? क्या आपको सांप या बिच्छू ने काट दिया? अरे नहीं नहीं, पूरे शरीर में खुजली हो रही है। थोड़ी देर पहले जो साबुन दिया था उसमें कुछ मिला के दिया था क्या तुमने? इस तरह सरोजा ने पूछा। अनामिका खड़े खड़े मुस्कुराने लगी। ये देखकर सरोजा समझ गई कि असली माजरा क्या है। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम है। रुको, दिखाती हूँ। इस तरह कहकर फिर वो बाथरूम चली गई। अनामिका अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी ये देखकर। इस तरह दोनों मजाक मजाक में लड़ाई करते थे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन सरोजा ने सोचा अनामिका को छेड़ने का। वो चाहती थी जमीन पर तेल गिरा के अनामिका को वो फिसला के गिरा दे। बिल्कुल उसी वक्त अनामिका के दिमाग में भी वही तरकीब आई। क्या सिर्फ वो मेरे साथ ही मजाक करेगी? रुको, दिखाती हूँ। सासू माँ, तैयार हो जाइए इस उम्र में फिसल के गिरने के लिए। इस तरह से दोनों अपने अपने मन में सोचने लगे। फिर एक दूसरे के जानकारी के बिना वो दोनों एक दूसरे को फिसल के गिराने का सोच रहे थे। फिर दोनों थोड़ी देर बाद अपने अपने कमरे से एक ही वक्त बाहर निकल आए। इधर सरोजा तेल में पैर रख के फिसली, उधर अनामिका भी तेल में पैर रख के फिसल गई। दोनों एक साथ फिसल गए और गिर गए और जाके एक दूसरे को धक्का मारे। हे भगवान, मेरी हड्डी टूट गई। तुमने मुझे तेल डाल के गिराने का सोचा। आप भी कम नहीं है, आपने भी तो मुझे फिसल के गिरा ही दिया। मैंने तो मजाक किया था। क्या तुम्हें भी यही तरकीब सूझी थी? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम दोनों ही गिर गए। अब तुम जल्दी उठो और मुझे भी उठाओ जल्दी। उसने इस तरह से कहा। अनामिका उठ गई और अपना हाथ दी सरोजा को ताकि वो भी उठ सके। वो एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन सरोजा खीर बना रही थी
और मन ही मन सोच रही थी। कुछ देर के लिए ही सही, मैं उसे खीर खाने नहीं दूंगी। ये सोचकर वो हंसने लगी और एक रबड़ की छिपकली लाकर खीर में वो डाल दी। जब खाएगी और इस छिपकली को देखेगी, मुझे उसके चेहरे को देखना होगा। कितना मजेदार नजारा होगा। इस तरह सरोजा ने सोचा, फिर जाके खीर टेबल पे रख दी। अनामिका, आओ, खाने का वक्त हो गया। हाँ, आ रही हूँ सासू माँ। अनामिका आकर देखी खीर बना हुआ है। आहा, खीर बना है, देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी जल्दी दीजिए, मुझे मुंह में पानी आ रहा है। उसने इस तरह से कहा। फिर सरोजा ने एक चम्मच लेकर उसके प्लेट में खीर डाल दिया ताकि उसे छिपकली दिखे, पर अनामिका ने इस बात को गौर नहीं की और खाने में मगन हो गई। आहा, बहुत ही स्वादिष्ट है ये खीर तो। आपके हाथों में जादू है सासू माँ। इस तरह जब वो खा रही थी, वो प्लास्टिक की छिपकली उसके हाथ में आ गई। देखकर अनामिका जोर से चिल्ला उठी। अरे सासू माँ, इस खीर में तो छिपकली है, मत खाइए। अरे सच में, मैंने तो छिपकली देखा ही नहीं। हे भगवान, मैंने तो पूरा खीर खा लिया। पता नहीं अब क्या होगा। अब मुझे ये खीर नहीं चाहिए। आप भी मत खाइए सासू माँ। ये कहकर वो अपना हाथ धोने के लिए चली गई। अनामिका जब लौट के आई, वो देखी सरोजा तब भी खाए जा रही थी। मैंने आपसे कहा मत खाइए, फिर भी आप क्यों खा रही है सासू माँ? जब उसने इस तरह से कहा, सरोजा मुस्कुराने लगी। अरे बेवकूफ लड़की, ये असल में छिपकली नहीं है। मैंने प्लास्टिक की छिपकली इसमें डाला था तुम्हें डराने के लिए। ये कहकर वो हंसने लगी। अनामिका भी उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। मुझे पहले से ही पता था इसमें जरूर कुछ होगा। बस बेकार का खीर छूट गया मेरा खाते खाते। वो दौड़ के आई और जल्दी जल्दी खीर खाने लगी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन जब घर पे पानी नहीं था, सरोजा मिट्टी के घड़े में पानी ले आ रही थी बाहर से। अनामिका ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस मिट्टी के घड़े पे मारा, जिस वजह से छोटी सी छेद हो गई और पूरा पानी निकल गया उस घड़े से। क्योंकि सरोजा आगे आगे चल रही थी, उसे कुछ नहीं पता था। ये क्या, अभी तक तो ये घड़ा बहुत भारी था, अचानक से हल्का कैसे हो गया? इस तरह से वो मिट्टी के घड़े को नीचे उतारी और देखी उसमें पानी ही नहीं है। उसे समझ में नहीं आया आखिर में हुआ क्या। पलट के देखी, अनामिका ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे कि उसे कुछ न पता था। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। फिर वो घड़े को पलट के देखा उसमें एक छेद है। ये देखकर सरोजा कहने लगी, मुझे पता था ये तुम्हारा ही काम होगा। रुको, अभी दिखाती हूँ। दोनों हंसने लगे याद करके जो भी कुछ हुआ। इस तरह दोनों सासू माँ और बहू रानी एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करके हंसी मजाक में अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। अनंतपुर गांव में शिवाजी नाम के एक इंसान रहा करता था। उसकी माँ का नाम था यशोदा। क्योंकि शिवाजी की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ यशोदा उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। इस बीच उन्हें पता चला एक अच्छी लड़की है पास के ही गांव में। शिवाजी, कल सुबह तैयार रहना, हमें उस लड़की को देखने जाना है। उसने भी अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। दूसरे ही दिन दोनों मिलकर गए लड़की के घर पर देखने के लिए। लड़की के पिता का नाम था सुंदरलाल। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए बैठिए, लड़की तैयार हो रही है। फिर वो मुस्कुराते हुए अंदर आके बैठ गए। लड़की अनामिका थोड़ी देर बाद वहां पर आई। यशोदा अपने मन में उस लड़की को देखने के बाद कहने लगी, बाप रे, पूरे सोने से ढकी हुई है। देखने में भी माता लक्ष्मी जैसे लग रही है, मानो कि अलमीरा से निकल आई हो। अरे शिवाजी, लड़की को देखो तो। शिवाजी लड़की के तरफ देखता है। वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर वो पूछता है उसका नाम। वो कहती है उसका नाम अनामिका है। ये सारी बातें जब हो ही रही थी, ये सुनकर पिता सुंदरलाल बहुत खुश हुए। फिर वो कहने लगे, लगता है आप लोगों को लड़की पसंद आई है, तो फिर दहेज और लेन देन की बात भी कर लेते हैं। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ हमारी बेटी में एक छोटी सी विकलांगता है। मैं आपको पहले ये सब कह देना चाहता हूँ ताकि शादी के बाद ये सवाल खड़ा ना हो कि मैंने कुछ कहा नहीं। वो दोनों बहुत चिंतित हो पड़े।
और पूछने लगे कैसे विकलांगता। फिर सुंदरलाल ने कहा, अनामिका, एक बार अपना हाथ ऊपर करो तो बेटा। उन्होंने इस तरह से कहा। फिर अनामिका ने अपने हाथ ऊपर किए। उसके हाथ बहुत लंबे थे। ये देखकर दोनों ही आश्चर्य रह गए। अरे ये क्या, इसके हाथ तो बहुत लंबे हैं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसने इस तरह से जवाब दिया। इस बीच उसकी माँ यशोदा कहने लगी, अरे क्या हो गया अगर उसके हाथ लंबे हैं तो? वो देखने में माता लक्ष्मी जैसी है। ये तो फायदे की बात है। अगर हाथ लंबे होंगे तो ऊंची जगह पर उसके हाथ आराम से पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर शिवाजी अपनी माँ की तरफ बहुत गुस्से से देखने लगा। इस बीच अनामिका के पिताजी सुंदरलाल शिवाजी से कहने लगे, बेटा, अब तक हमने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं। उसकी माँ नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा था उसकी शादी करा के उसकी सासू माँ के पास भेज दूंगा। मैंने किसी से विनती नहीं की, पर आप लोगों को देखकर अच्छे खानदान से लग रहे हैं। कृपया मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। इस तरह से वो अनुरोध करने लगे। शिवाजी मनी मन सोचने लगा, वैसे इसे विकलांगता में नहीं गिनती कर सकते, फिर शादी के लिए क्या दिक्कत। इस तरह से वो सोचने लगा। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी में जितने रिश्तेदार आए थे, उसके हाथों को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो बहुत अजीब और गरीब टिप्पणी दे रहे थे। फिर शादी खत्म हो गई। वो खुशी खुशी रहने लगे। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन बहुरानी अनामिका किचन में कुछ काम कर रही थी और सासू माँ पति दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। इस बीच सासू माँ ने कहा, अनामिका, मैंने तुमसे कहा था एक कप कॉफी लाने के लिए, ले आओ बेटा। फिर अनामिका किचन में से ही कॉफी आगे बढ़ा के देने लगी। ये देखकर सासू माँ कहती है, देखा शिवाजी, उसे बाहर आने की भी जरूरत नहीं, हाथ बढ़ा के ही कॉफी यहाँ तक पहुँचा दे रही है। ठीक है, पर पता है ना कितने लोग हमारे घर आना जाना करते हैं। किसके घर, कौन आ रहा है और क्यों आएगा भला? आस पड़ोस के लोग पहले हमारे घर आते थे जब उन्हें सीढ़ियों की जरूरत होती थी। अब वो तुम्हारी बहुरानी के लिए आएंगे। अगर वो ऊपर कुछ रख देते हैं और उसे उतारना हो तो, या फिर उन शेल्फ को साफ करना हो तो। अनामिका, क्या तुम जाती हो उनके घर पे काम के लिए जब वो बुलाते हैं? हाँ सासू माँ, मैं कर दूंगी, पर फ्री में नहीं। इसके लिए मैं पैसे लूंगी उनसे। यशोदा ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। हाँ, और वो पैसे मुझे देगी पेट्रोल डालने के लिए। देखा तुम्हारी बहू कितनी चालाक है। ये सुनकर यशोदा जोर जोर से हंसने लगी। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन सासू माँ और बहुरानी दोनों ही बाजार गए। वहाँ पर लोग अनामिका के हाथों को देखकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। मुझे नहीं लगता इतने लंबे हाथ किसी के होते हैं। हमें तो नहीं पता था, ऐसा तक कि जिराफ के भी इतने लंबे हाथ नहीं होते, पर यहाँ तो बहुत लंबे हैं। शादी के दिन भी उसके हाथों के बारे में लोग बातें कर रहे थे। अभी भी लोग उसी के हाथों के बारे में ही बात कर रहे हैं। पैसों की लालच से वो इतने लंबे हाथ वाली लड़की के साथ शादी करा दी। बेचारा शिवाजी बहुत ही भोला है। वो इस तरह से बातें कर रहे थे। ये सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगा। ये देखकर यशोदा गुस्से से पलट के उनके तरफ देखने लगी। क्या अनुराधा भाभी, क्या मेरे बहू रानी के हाथ लंबे हैं? तुम्हारी बड़ी बहू की आंख तो टेढ़ी है। मैंने कभी कुछ कहा इस बारे में? कोई भी इंसान कमियों के बिना पैदा नहीं होता। बस इस वजह से आप लोग इस तरह से हंसेंगे। आप लोगों को थोड़ी अक्ल होनी चाहिए थी। आपको तो अपने घर के बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर दूसरे के बारे में कहना चाहिए। और आपका क्या पार्वती भाभी, अगर आपकी बहुरानी बोलती है तो उसके मुंह से थूक निकलता है और दूसरे के चेहरे पे छींटे पड़ते हैं, और जब चलती है तो एक कदम उत्तर की तरफ, एक कदम दक्षिण की तरफ। कभी मैंने इस बारे में कुछ कहा? और आप लोग मेरी बहुरानी के बारे में कह रहे हैं। जब उसने इस तरह से कहा, सभी लोगों को बड़ा गुस्सा आया और फिर कहने लगे, अगर हमने सच बोल दिया तो क्या हो गया? हमारी किस्मत ही खराब है कि हमारी बहुरानी की बात यहाँ आ गई। पर तुम सिर्फ दहेज की लालच में ऐसी बहुरानी लाई हो, और ये बात सच है। हाँ सच है, मैंने पैसों के लिए शादी कराई थी, पर तुम लोगों की तरह बार बार अपनी बहुरानी के साथ टॉर्चर नहीं करती हूँ ताकि जाके पैसे ले आए। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ।
सासू माँ छोड़िए, चलिए यहाँ से चलते हैं। इस तरह से वो यशोदा को वहां से लेकर चली गई। घर पर जाकर भी यशोदा उन लोगों को गालियां दिए जा रही थी, पर बहू रानी अनामिका इस बारे में दिमाग ना लगाते हुए सीलिंग फैन साफ करने में व्यस्त थी। ये देखकर अनामिका, सच में बताओ, तुम्हें बुरा लगा ना वो सारी बातें सुनकर? हाँ सासू माँ, मुझे तो बचपन से ही बुरा लगता है इस तरह की बातें, पर किसी ने आज तक अपनी बातों से मेरा समर्थन नहीं किया और मैंने कभी भी अपने पिताजी से इस बारे में शिकायत नहीं की। अगर मैं उनसे कह देती तो शायद मुझे इस तरह की बातों का सामना नहीं करना पड़ता, पर आपको देखकर मैं समझ गई, सिर्फ मेरी वजह से आपने उन लोगों को इतना कुछ कहा। हाँ, मैं क्यों चुप रहती? अगर वो मेरी बहू के बारे में इस तरह भला बुरा कहती है तो? अनामिका, पहली बार तुम्हें देखने के बाद मुझे लगा था दहेज के लिए ही मैं तुमसे शादी कराऊंगी, पर जब से तुम यहाँ आई हो मुझे लगा कि ये गलत है और सारे पैसे तुम्हारे पिताजी को वापस कर दूं। मुझे पता था इस बारे में सासू माँ, मेरे पिताजी ने कहा था। यही वजह से मेरे पिताजी ने आपके बेटे के नाम से एक जमीन रजिस्टर कर दिया है, दहेज के तौर पे नहीं, सिर्फ तोहफे के तौर पे। इस तरह से कहा। उसकी बातें सुनकर यशोदा बहुत खुश हुई। उसके बाद से अनामिका को कभी बुरा नहीं लगा कि उसके हाथ लंबे हैं। वो उनके परिवार को बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। कुछ ना कुछ कमियां तो हर इंसान में होती है। ये सब चीजों को नजरअंदाज करके उनकी अच्छाई को देखना चाहिए। अच्छाई बुराई तो ऊपर वाले की देन है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।